Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12 पेज नंबर 164। और हमने लास्ट चैप्टर में सीखा कि लोग अपने बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं। उससे पहले हमने बिजनेस का सीखा और आज इस चैप्टर में वो बताना चाहता है कि जितने भी साइंटिस्ट्स हैं यानी वैज्ञानिक हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करते हैं। तो बुक कहती है कि अगर आप हिस्ट्री के अंदर देखें जितने भी क्रिएटिव साइंटिस्ट हैं तो आप ये देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की सच्ची इम्पोर्टेंस को वो जानते थे। चाहे वो एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन कुछ भी हो, उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पावरफुली यूज़ किया अपनी अंतर्दृष्टि के लिए, टू नो हाउ, और वहाँ से ये सारी ग्रेट अचीवमेंट्स हुई। ये जो आपकी एबिलिटी है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्शन में लेके आते हैं जैसे हम चाहें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वैज्ञानिक सक्सेस या रिसर्च वर्कर्स के लिए। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक साइंटिस्ट फ्रिडरिच वॉन स्ट्राडोनिच, हो सकता है भी मेरा स्पेलिंग बोलने का ढंग थोड़ा गलत हो ना हो, टेक इट टू बी। तो वो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर जानने का हाइड्रोकार्बन का, जिसे कहते हैं बेंजाइन। एक कंपाउंड होता है जिसमें 6 एटम होते हैं कार्बन, एक 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जो स्टार्डोनाइज थे, मेरे को लगता है फ्रेडरिच इज़ गुड फॉर मी, वो कॉन्स्टेंटली इस परप्लेक्स प्रॉब्लम से थोड़े से हैरान होते थे और उनकी एफर्ट उन्हें कहीं भी लेके नहीं जा रही थी। वो बड़े थक रहे थे, इस पज़ल को सुलझा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मैटर को टोटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देंगे। और फिर वो एक दिन लंदन बस के अंदर थे और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके कॉन्शियस माइंड को एक सडन फ्लैश दिया, जैसे ठक, और इनके माइंड के अंदर उन्होंने एक इमेज देखा कि एक सांप जो है वो अपनी खुद की पूंछ को खा रहा है और वो बिल्कुल पिन व्हील की तरह घूम रहा है। ये मैसेज जो उनका सबकॉन्शियस माइंड में आया, इससे साइंटिस्ट को इंस्पिरेशन मिली कि वो अपनी रिसर्च को डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाए। और सून वो उसका जो आंसर खोज रहे थे वो उनको मिला, और सर्कुलर अरेंजमेंट जो एटम का था वहाँ से वो आंसर निकला और अब उसका नाम है बेंजाइन रिंग। एक और साइंटिस्ट का एग्जाम्पल देते हुए बुक पेज नंबर 165 पे बोलती है, निकोला टेस्ला एक ब्रिलियंट पायनियर थे इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। म्यूजियम्स के अंदर उनके जो टेस्ला कॉइल एग्जिबिट है वो बच्चों के हमेशा फेवरेट रहते हैं। तो कोई भी उसको छूता है तो वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है जिससे कि उसके बाल खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आता ही होगा। सो टेस्ला ने एक्सपेरिमेंट किया कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एनर्जी। जो इस टॉपिक पे उनके आइडियाज़ थे उसे आज भी बहुत रेवोल्यूशनरी माना जाता है। और टेस्ला बिल्कुल कन्विंस्ड थे सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे। जब भी उनको कोई एक नया आइडिया आता था इन्वेंशन का, कोई नई डायरेक्शन आती थी रिसर्च के लिए, वो उसे पहले अपनी कल्पना शक्ति के ऊपर बिल्टअप करते थे और फिर उसे सबकॉन्शियस माइंड को टर्न ओवर करते थे। उन्हें मालूम था कि उनके सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकन्स्ट्रक्ट करेगा, उन्हें बताएगा कॉन्शियस माइंड के हेल्प से कि जो जो चीज़ें ज़रूरी है उस जो वो सोच रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर करके आकार देने में, और क्वाइटली कॉन्टेम्पलेट करके एवरी पॉसिबल इम्प्रूवमेंट। उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया कोई भी डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए, और वो अपने टेक्नीशियंस को बिल्कुल एक परफेक्ट एंड प्रोडक्ट दे पाए सिर्फ अपने माइंड को यूज़ करके। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं हमेशा अपना डिवाइस यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब कुछ इमेजिनेशन कर लेता हूँ और 20 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत बनाया हो। सो बार बार बुक हमें क्या बोल रही है, टू यूज़ द पावर विद इन, और हम क्या करते हैं बाहर, अच्छा तू सलाह दे दे, अच्छा तू सलाह दे दे, करना है वो, लेकिन अपनी पावर को सबसे पहले यूज़ करना, जो कि हम सीख रहे हैं। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं पेज नंबर 166। तो ये एग्जाम्पल है प्रोफेसर लुइस अगासिस का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड थे एज एन अमेरिकन नेचुरलिस्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी। उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बिल्कुल खोज लिया था। खास करके उन्हें ये पता था कि जब वो सोते हैं तो ये बहुत ही
एक्टिव होता है। उनकी जो बायोग्राफी उनकी वाइफ ने उनके जाने के बाद लिखी, उसमें से ये वर्णन इस किताब के अंदर दिया गया है। वो कहते हैं 2 हफ्ते हो गए थे, मैं एक इम्प्रेशन था फिश का, फॉसिल का, एक स्टोन स्लैब के ऊपर, उसे डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा था, थक गया था और मेरे से काम हो नहीं रहा था और फिर मैंने सोचा इसको माइंड से अब बाहर कर दूँ। एक रात वो उन्हें ऐसे लगा जैसे उन्हें कोई ज़बरदस्ती उठा रहा है नींद में ही, मतलब नींद में सोए पर उनको उठने का आभास था और उन्होंने उस फिश को देखा विद ऑल द मिसिंग फीचर्स परफेक्टली रिस्टोर्ड। और लेकिन जब उन्होंने उसको पकड़ना की कोशिश की तो वो भाग गया। लेकिन उस दिन वो मॉर्निंग में जल्दी गए और उन्होंने जो इम्प्रेशन देखा था उनसे उनको ये लगा कि भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी जो रिकॉर्ड्स थे वो ऐसे थे। नेक्स्ट रात को फिर वो दोबारा सोए और उन्होंने फिर उस मछली को दोबारा देखा, पर तब भी कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं था। जब वो उठे तो वो मेमोरी डिसअपियर हो गई। होपिंग कि भाई ये एक्सपीरियंस दोबारा आएगा, उन्होंने तीसरी रात को एक पेपर पेंसिल अपने साथ रखा सोने के लिए। टुवर्ड्स मॉर्निंग दोबारा से वो मछली उनके सपने के अंदर आई। पहले वैसे ही कंफ्यूज थी, लेकिन उसके साथ में बिल्कुल डिस्टिंक्टनेस से आई, बिल्कुल शार्पली। अब उसको कोई भी डाउट नहीं था साइंटिस्ट कि ये एक जूलॉजिकल के मतलब कैरेक्टर्स, गुण क्या क्या थे। हाफ ड्रीमिंग था, अंधेरे में था, उसने उसके सारे कैरेक्टर जो पेपर उसने बगल में नहीं रखा था उसमें उसको स्केच किया। मॉर्निंग में वह हैरान था ये देखने के लिए कि जो रात को उन्होंने अंधेरे में नॉक्टर्नल स्केचेस क्रिएट कर रहे थे वो इम्पॉसिबल, जो फॉसिल जिसके नीचे वो रिसर्च कर रहे थे वो पूरा एकदम सामने आ गया था। वो अपनी लेबॉरेटरी के अंदर फट से गए और उस ड्राइंग की हेल्प से उन्होंने स्टोन को क्लियर किया और वो जो फिश का फॉसिल था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने सपने के अंदर देखा था और वो बहुत आराम से उन्होंने कर लिया। एक और एग्जाम्पल पेज नंबर 167 पे कैनेडियन फिजिशियन रिसर्चर फ्रेडरिक बेंटिंग की बात करते, उन्होंने अपने पूरी अटेंशन दी कि जो ये डायबिटीज़ की बीमारी होती है शुगर की, उसको कैसे वो मैनेज करें। उस समय कोई भी इफ़ेक्टिव तरीका नहीं था इस डिज़ीज़ को रोकने के लिए। तो जो बेंटिंग थे उन्होंने बहुत टाइम इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर लगाया, इंटरनेशनल लिटरेचर्स को पढ़ा, लेकिन हर पाथ जो वो लेते थे रास्ता इसको सॉल्व करने का वो डेड एंड पे होता था। एक रात को वो बहुत ही थके हुए थे आफ्टर अ लॉन्ग डे, जिसमें बिल्कुल वेस्टेड एफर्ट थे, और वो सो गए। जिस वक्त वो सो रहे थे उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि वो जो डॉग्स का एंडेंजर्ड पैंक्रियाटिक डक्ट होता है उसमें से रेजिड्यू निकालें। तो ये इंस्पिरेशन से उन्होंने इंसुलिन को डिस्कवर किया, जो कि आज मिलियन एंड मिलियन लोगों की डायबिटीज़ को ठीक करता है। तो आप ये देखो, और बुक कह रही कि जो डॉक्टर बेंटिंग थे वो कॉन्शियसली माइंड में अपनी प्रॉब्लम में ड्वेल कर रहे थे, सॉल्यूशन मांग रहे थे, रास्ता खोज रहे थे, और उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनको वैसा ही करा। इस बात को बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर प्रॉब्लम का, समस्या का हल आपको एक रात में ही मिल जाएगा। इट मे नॉट कम फॉर सम टाइम, बट डोंट फील डिस्करेज। कीप ऑन कि आप अपनी प्रॉब्लम को हर रात सबकॉन्शियस माइंड को सोने से पहले ज़रूर देके जाएं। अगर आपने भी नहीं करा तो इसको अभी शुरू करें। अगर को अभी भी ये लग रहा है ना कि मेरी तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो और उत्तर के बारे में कम सोच रहे हो कि भाई ये आपके मन में यही आ रहा होगा कि इसको तो टाइम लगेगा। तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि आपको टाइम लगेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम तो डिफ़िकल्ट है, तो ये प्रॉब्लम मतलब है ही ना। अगर नहीं होती तो प्रॉब्लम थोड़ी लगती, लेकिन ये गलती है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसमें कोई भी समय का दायरा नहीं है, इसमें कोई भी आयाम यानी स्पेस का दायरा नहीं है। आप ये सोच के जाइए कि आपका ये आंसर राइट नाउ है, और उसके ऊपर है ना, मतलब ये नहीं सोचना कब आएगा कब आएगा, ये अपने आप आएगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये हो रहा है। राइट नाउ आंसर इज़ बीइंग वर्कड फॉर यू। कन्विंस हो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा ये आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो आज ना चलिए इतना ही करेंगे अपने, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लुकिंग एट ऑल दीज एग्जाम्पल्स, वन थिंग इज़ फॉर श्योर
कि जो विपाशना कहती है अंतर्मुखी होके जीना, यानी अपनी सेंसेशंस, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को देखना और समता में रहना। मीन्स अगर मोह, माया, दुख इन सब से परे एक्सपीरियंस होगा, ये नहीं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो आपका रियल सेल्फ है वो इस सेल्फ से अलग होगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है एंड आई एम कंटिन्यूसली 24/7 इनटू इट। ज़िंदगी बदलती जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल चैम्पियन हो गई हूँ, लेकिन हाँ, बहुत बहुत बेटर हूँ। मेरा कंट्रोल है मेरे इमोशंस पे। और कंट्रोल क्या है? आई थिंक आई हैव जस्ट बिकम मोर पीसफुल एंड इट्स ब्यूटिफुल। कभी करके देखो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। जैसे जैसे बुक पढ़ती जा रही हूँ ना, बहुत कुछ आ रहा है। क्या आप इसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं? पता है क्या होता है, हम अपनी सारी ज़िंदगी अपने सुख, अपनी चीज़ों के लिए निकाल देते हैं। हमें ये नहीं पता है कि हम पूरी लाइफ में एक सब्ज़ी भी जो खा रहे होते हैं, 100 जनों ने उस पर काम किया होता है। किसी ने सब्ज़ी उगाई होती है, किसी ने उसको पानी दिया होता है, बीज डाला होता है, ट्रक में डल के मंडी में आती है, मंडी से ठेले में आती है, ठेले से आपके पास से उसको किचन में बनाया जाता है। फिर 100 हज़ारों लोग, अगर ये तालमेल ख़त्म हो जाए तो हम पीसफुल नहीं रहेंगे। जब आपके आसपास के लोग सफल होंगे, आपसे उनकी रिलेशनशिप अपने आप बहुत अच्छी होगी। और अगर ये सफलता आपकी वजह से हो तो फिर क्या बात है। कोई पैसे नहीं खर्चने। इन ऑडियो वीडियोस को आप लोगों को भेजो ताकि वो इसको सुने। आपको लग रहा होगा मैं भेजूंगा सुनेंगे नहीं, नहीं सुनेंगे, जो उनके प्रारब्ध में होगा, लेकिन कम से कम किसी और की ग्रोथ का कारण तो बने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।